हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। आई वेलकम एवरीबडी इन दिस सेशन। एंड अगर कोई स्टूडेंट्स है जो स्टूडेंट्स ने इस क्लास को पहली बार स्टार्ट किया है, उन सभी लोगों का भी वेलकम है। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव्स। ठीक है जी। अब ये जो एडजेक्टिव ये चैप्टर है, ये चैप्टर आपको एग्जाम में डिटरमाइनर के नाम से भी पूछा जाता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अगर इसको सर्च करोगे तो कोई इसको डिटरमाइनर कहेगा तो कोई इसको एडजेक्टिव। अब आप एडजेक्टिव और डिटरमाइनर हमको पढ़ना तो वही चीजें हैं, समझ रहे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून अंजलि, रवि कुमार, पवन पटेल, प्रद्युम्न सिंह। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और कौन से स्टूडेंट्स है भाई? हाँ, ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा। ब्लैक एंड व्हाइट में नोट चाहिए था क्लास का। ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों चाहिए था? आपको नोट्स मिलता है ना, आपको दो नोट्स मिलते हैं। एक ओनली आयस का नोट्स मिलता है और एक नोट्स आपको जो क्लास में एनोटेड होता है वो नोट्स मिलता है। और वो दो नोट्स में से वो मतलब वो पढ़ने के बावजूद भी आप अपने नोट्स तो निकाल ही रहे हो। तो ठीक है, मतलब इनफ है यार। मतलब और कौन से नोट्स रेफर करोगे? बस हो गया अभी। पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? देखो, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था टॉपिक कंडीशंस एंड टेंसेस, है ना। कंडीशंस एंड टेंसेस हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। और जो आज का सेशन हमारा होगा, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव को। ठीक है, अभी वो गलती से आ चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स। तो बेटा ये जो एडजेक्टिव्स है चैप्टर है, जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो लगभग कौन सी चीजें हम डिस्कस करेंगे, कौन सी बातों पर हम लोगों को ध्यान देना है। तो पॉइंट नंबर वन, व्हाइल एड्रेसिंग एडजेक्टिव्स। सारे एडजेक्टिव्स के टाइप्स देख लो पहले। आपको टाइप्स एग्जाम में पूछते नहीं है, बट टाइप्स के यूसेज पूछते हैं। फिर उसके बाद में एडजेक्टिव के यूसेज आपको एग्जाम में आते हैं बहुत ही अच्छे से, आप एडजेक्टिव्स को। और तीसरी बात होती है कि फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब ये जो मैंने आज ही, जैसे अगर देखा जाए तो आपका अगर क्वेश्चन पेपर आपने देखा तो उसमें आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस काफी कम आते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन बस आपको क्लियर होने चाहिए, एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि पर्टिकुलर वर्ड या एडजेक्टिव है, तब तक उस एडजेक्टिव का यूसेज सही हुआ है या नहीं हुआ है ये आपको नहीं समझेगा। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन हमें क्लियर करनी होती है। तो ये जो तीन वर्ड्स है, ये जो तीन टॉपिक्स है, ये एडजेक्टिव के सब टॉपिक्स बनते हैं जो हमें डिस्कस करने होते हैं। तो आज के सेशन में भी हम ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं बेटा एडजेक्टिव्स होते क्या है। अच्छा ठीक है, पिछला जो सेशन था ना कंडीशंस, हमने कंडीशन देखे थे राइट। तो कंडीशन में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो एक बार। पीडीएफ नहीं निकल पा रहा है? अरे भैया, पीडीएफ फॉर्मेट में ही सारे नोट्स होते हैं, आप एक बार चेक कर लो, मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि पिछले सेशन की एक क्विक रिवीजन हो जाए जल्दी से। ठीक है, चल रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया था पिछले सेशन में। इफ द गवर्नमेंट हैड ऑफर्ड एडिक्वेट कॉम्पनसेशन। चलो कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, फिल इन द ब्लैंक, फिलर वाला। इफ दे फिल इन द ब्लैंक अर्लियर दे माइट हैव कॉट द ट्रेन। तो यहाँ पर आप कौन से वर्ब का इस्तेमाल करोगे? कौन से वर्ब का इस्तेमाल करोगे? शुभम का जवाब है 1। ओके। अब मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि जब भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
तो हम एक कंडीशनल सेंटेंस को दो पार्ट्स में देखते हैं। एक पार्ट होता है टेंस वाला पार्ट और दूसरा पार्ट होता है मॉडल वाला पार्ट। आपको मैंने इसके लिए 4 रूल लिखवाए थे। अगर टेंस में वर्ब का पहला फॉर्म दिख जाए तो आप प्रेजेंट मॉडल यूज करके वर्ब का पहला फॉर्म लगा लो। अगर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख जाए टेंस में, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख जाए तो मॉडल को पास्ट करके फिर आप वर्ब का पहला फॉर्म देख लो। पर अगर आपको हैड प्लस V3 दिख जाए तो आप मॉडल क्या करोगे, आप मॉडल पास्ट करोगे और फिर उसके बाद आप हैव प्लस V3 लिखोगे। मतलब मैंने आपसे ये भी कहा था कि एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं। इफ दे फिल इन द ब्लैंक अर्लियर दे माइट हैव कॉट द ट्रेन। अब देखो आपको अगले में मॉडल ऑक्सिलरी दे दिया और टेंसेस वाला फिलर बना के दिया है। अब मॉडल ऑक्सिलरी अगर दे दिया है और टेंसेस पूछा है तो यही रूल्स आप क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो, यही रूल्स क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हो? ठीक है, यही रूल्स अप्लाई करते हुए देखो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर क्या दिख रही है, यहाँ दिख रहा है माइट। माइट क्या होता है, मॉडल पास्ट होता है, पास्ट मॉडल। उसके बाद आपको हैव प्लस V3 दिख रहा है, हैव प्लस V3 दिख रहा है, मतलब आपकी ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है। तो बचा हुआ जो हिस्सा है वो आपको ढूंढना है। अब ये हिस्सा कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी। आपका जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर होगा इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे माइट हैव कॉट द ट्रेन। पवन बहुत अच्छे, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो बेटा जब हम कंडीशंस से बेसिस जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करते हैं तो हमें दोनों भी पार्ट्स देखने होता है। कोई एक पार्ट दिया होगा, कोई दूसरा पार्ट मिस किया होगा, तो शायद टेंसेस दे दिया और मॉडल मिस किया, और अगर मॉडल मिस किया तो मॉडल दे दिया और टेंसेस मिस किया, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा ये जो गलतियां है ना, ये गलतियां आप कंडीशंस में ना करो जो गलतियां आप यहाँ पर कर रहे हो। जैसे मैं और एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोगों को मतलब ये बातें सारी समझ में आए। अच्छा देखो, अभी देखो, he fill in the blank his health seriously he wouldn't be facing these problems now। आपको देखना क्या है, आपको देखना है दोनों भी सिरे के जो प्रश्न है या फिर एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल सेम टेंस में होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा टेंस है और यहाँ पर कौन सा टेंस है वो टैली करो और उस हिसाब से वर्ब को जो है वो सिलेक्ट करो। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। आप छोड़ो ना सब, आपको मीनिंग नहीं समझना है, कुछ नहीं, आपको बस यहाँ पर देखना है टेंस टेंस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस खत्म। अंकुश कुमार, अच्छा ये गलती नहीं करनी है, आप एक गलत ऑप्शन चूज कर रहे हो। आपका सही ऑप्शन रहेगा टुक। अरे बाबा, इधर आपको पास्ट दिखता है वुड, तो आपको अगले वाले के साथ भी तो पास्ट चाहिए ना। अब इधर अगर आपने वुड ये वर्ड लिखा हुआ है तो फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखो। अगर विल होता तो वर्ब का पहला फॉर्म ढूंढते। अगर वुड के बाद हैव प्लस V3 होता तो इधर हम हैड प्लस V3 ढूंढते। ये तीन सॉल्यूशंस को याद रखना बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? किशोरी, अंजलि, सोनल, जयराम सिंह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। आपका तो पहली बार कमेंट है यहाँ पर, गुड जयराम, गुड। बाकी सब बच्चों को ऐसा है ना कि अभी क्या ही कहे, बताओ। वेरी डिसअपॉइंटिंग, दिस इज वेरी वेरी वेरी, ये जब तक आपको नहीं समझेगा ना तब तक ये हंट करती रहेगी आपको बात। देखो मैं लास्ट वन लास्ट टाइम समझाऊंगी। इफ शी फिल इन द ब्लैंक,
आए, फिल इन द ब्लैंक। देख लो, अभी इधर आ जाओ। अगर मैंने यहां पर वर्ब का पहला फॉर्म लिखा, इफ शी कॉल मी अप, इफ शी कॉल्स मी अप, तो ये प्रेजेंट हुआ। ये प्रेजेंट होता है तो इसके साथ अगर आप पेयर कर रहे हो किसी भी सेंटेंस को, और उसमें अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी लिखना ही है तो आप कोई भी प्रेजेंट मॉडल ऑक्सिलरी लिखिए। जैसे मैंने एक लिख दिया विल, बट अगर मैंने इस कॉल्स को कॉल्ड किया, कॉल्ड किया, तो इसके साथ जो मॉडल होगा वो भी पास्ट हो जाएगा। विल कैसे होता है? पास्ट में वुड होता है। समझे आप? विल क्या हो जाएगा? पास्ट में वुड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर मैंने यहां पर हैड प्लस V3 किया, जैसे मैंने अगर किया होता कि इफ शी हैड कॉल्ड मी अप, ठीक है, तो अगले में मैंने क्या चेंज किए होते हैं? देखो, अगले में मैंने आई, अब पास्ट है तो वुड रहने दूंगी, आई वुड। अब इधर हैव प्लस V3 है, हैड प्लस V3, उधर मेरे को हैव प्लस V3 करना नहीं पड़ेगा। कैसे? हैड तो नहीं करूंगी, क्यों? क्योंकि मॉडल को मैं पास्ट बना सकती हूँ। मॉडल को मैं पास्ट, तो मॉडल को मैंने पास्ट बना दिया और उसके बाद मैंने लिखा हैव प्लस हेल्प्ड, हेल्प्ड हर। तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? है ना? यहाँ पर आपको वुडन दिखता है, मतलब पास्ट से आप इतना सोचो, तो आप प्रेजेंट नहीं चुनोगे, प्रेजेंट किया तो हुआ। अच्छा, हैड प्लस V3 भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उधर हैव प्लस V3 नहीं है। अच्छा, हैज प्लस V3 भी नहीं आएगा क्योंकि उधर पास्ट दिया हुआ है। तो पास्ट के लिए क्या आएगा? पास्ट आएगा, इसलिए हमने टुक को चूज किया। समझे या नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे क्या? हाँ, हेलो। पहले तो जवाब देना सीखो यार, क्लास में पहले तो जवाब देना स्टार्ट करो। ऐसे मतलब एकदम धीरे धीरे, एकदम शांति से चुपचाप रह के आप अगर, अभी चलो ये है क्वेश्चन लास्ट। अगर तुमने गलत किया बेटा तो मैं ये सेशन एडजेक्टिव्स कंटिन्यू नहीं करूंगी। अभी बिल्कुल ध्यान से जवाब देना है, कोई भी गलती नहीं चाहिए मुझे। श्रद्धा चौहान, शुभम यादव, गुड। रवि कुमार, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जयराम सिंह जी, अंकुश कुमार, किशोरी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कीप इट अप। अंजलि त्रिपाठी, वेरी गुड। अभी देखिए तो, मतलब आपको सिर्फ धमकी देनी पड़ती है बस, है ना? हितेश, बहुत अच्छे। आपको धमकी देनी होती है क्या? धमकी दे दो तो आप मान जाओगे। हितेश, गलत किया। नहीं यार, मतलब ये तो बिल्कुल देखो, अगर आपको सेंटेंस के एक पार्ट में मॉडल ऑक्सिलरी पास्ट का दिखता है तो जो अगले सेंटेंस में टेंस ही यूज होगा वो भी पास्ट वाला होगा। अब रिसीव ये नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट है। रिसीव्ड आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? ये पास्ट है इसीलिए, पास्ट है इसीलिए। ये यहाँ पर वुड के साथ रिसीव्स कभी नहीं आएगा क्योंकि रिसीव्स होता है प्रेजेंट, और हम प्रेजेंट नहीं लिख रहे क्योंकि वुड दिया हुआ है। विल रिसीव नहीं, देखो मॉडल मॉडल रिपीट नहीं होते हैं, टेंस और मॉडल रिपीट होते हैं। ठीक है? हाँ, तो सुहासनी, बहुत अच्छे। ठीक है, ओके। तो चलो, कंडीशनल हो चुका हमारा, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में एडजेक्टिव इस टॉपिक को। ठीक है? ओके। क्या होता है बेटा एडजेक्टिव्स? क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? क्या होते हैं बेटा? है ना? हाँ, यस मैम कह रहे हो, ठीक है। अभी ये यही पैतरा हम अपनाएंगे अभी आगे के सेशन में भी। हाँ, ठीक है। एडजेक्टिव्स होते हैं वो वर्ड्स या वो पार्ट ऑफ स्पीच जो करते क्या है, इनका काम क्या है? इनका काम है किसी भी सेंटेंस में दिए हुए किसी भी नाम के बारे में इंफॉर्मेशन बताना। राइट? अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हुआ है तो उस एडजेक्टिव का काम क्या है? उस एडजेक्टिव का काम है कि अगर सेंटेंस में
कोई नाउन या पर्टिकुलर प्रोनाउन दिया हुआ है तो उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन बताएगा। हमेशा क्वालिटीज ही एडजेक्टिव्स नहीं होते हैं, क्वालिटीज तो होती है बट उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी एडजेक्टिव होता है या मॉडिफिकेशन भी एडजेक्टिव होता है। जैसे द बॉय इज टॉल एंड स्किनी, तो जो लड़का है वो लड़का कैसा है, टॉल है और स्किनी है, लंबा है और पतला है। तो मैंने इस लड़के के बारे में दो डिस्क्रिप्शन दिए, एक डिस्क्रिप्शन है टॉल और एक है स्किनी। तो समझ रहे हो ये दो वर्ड्स क्या हो चुके, एडजेक्टिव हो चुके। ठीक है, अब जो एडजेक्टिव होते हैं ना बेटा, वो एडजेक्टिव ज्यादातर वो किसी भी नाउन से पहले ही यूज किए जाते हैं। कुछ कंडीशंस में पहले यूज किए जाते हैं, कुछ कंडीशंस में नाउन से बाद में भी यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि जॉय इज अ पुअर बॉय, जॉय एक गरीब लड़का है, तो इस सेंटेंस में मैंने पुअर ये वर्ड एक एडजेक्टिव बतौर लिखा है। अब कैसे लिखा इसको, इसको नाउन से पहले लिखा, नाउन से पहले। और एक सेंटेंस मैंने लिखा जॉय इज पुअर, अब मैंने जॉय को पुअर कह दिया, तो यहां पर जॉय ये नाम पहले है और पुअर ये बाद में है, तो यहां एडजेक्टिव नाउन से बाद लिखा गया। तो अगर एडजेक्टिव नाउन से पहले लिखा जाता है तो भी एडजेक्टिव ही होता है, अगर नाउन से बाद लिखा जाता है तो भी एडजेक्टिव ही होता है। कभी भी यही बात सिर्फ दिमाग में रखना कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले ही आएंगे, ये कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, लेट्स आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स। द हेल्दी फार्मर सर्वेड हिज फर्टाइल लैंड, सर्वेड हिज फर्टाइल फील्ड। तो यहाँ क्या आया, द वेल्दी फार्मर सर्वेड हिज फर्टाइल फील्ड। तो बेटा यहाँ पर फार्मर कैसे है, फार्मर है वेल्दी। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, जर्नी कैसी है, लॉन्ग जर्नी। मुंबई इज फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो मुंबई क्या है, फेमस है, किस लिए है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कैसी, टेक्सटाइल। मूवमेंट कैसा, मेमोरेबल। फील्ड कैसी, फर्टाइल। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर हम एडजेक्टिव्स को काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एडजेक्टिव्स पहचाने कैसे, ये बहुत बड़ी मुश्किल होती है ना, एडजेक्टिव्स पहचाने कैसे, कैसे हम एडजेक्टिव्स पहचानेंगे। तो मैं आपको कुछ सफिक्सेस बताती हूँ, उन सफिक्सेस को ध्यान में रखिएगा, आप एडजेक्टिव्स को पहचान पाओगे। देखो, नाउ क्वेश्चन बीइंग हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स, कैसे पहचानेंगे एडजेक्टिव्स को। ठीक है, पढ़ते हैं। क्या होता है ना, बहुत सी बार हमें एडजेक्टिव्स ढूंढने पड़ते हैं। अब हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब ज्यादातर ये ना क्लोज टेस्ट के साथ होता है, क्लोज टेस्ट में हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं, जैसे फिलर ही होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा होता है कि फिल इन द ब्लैंक में किसी नाउन के लिए आपको एडजेक्टिव का फॉर्म लिखना है। ठीक है, अब जैसे आपके पास तीन वर्ड्स है, एक है प्रेडिक्शन, एक है प्रेडिक्ट, एक है प्रेडिकेटिव, नहीं प्रेडिकेटिव इसके साथ नहीं आ रहा है ना, एक है प्रेडिक्टेड, है ना। अब इसमें से एडजेक्टिव बताइएगा, ऐसा अगर सवाल आपको आया, या फिर मैंने एक क्वेश्चन लिखना है कि भाई he told that 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 news was fill in the blank one, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 2 3 क्या आएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है ना, यहाँ पर मुझे ढूंढना है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का रूप मुझे ढूंढना होगा, तो एडजेक्टिव क्या होगा, प्रेडिक्शन ही एडजेक्टिव है, प्रेडिक्ट ही एडजेक्टिव है, या प्रेडिक्टेड एडजेक्टिव है। He told that news was fill in the blank one, prediction one, predict one या predicted one। तो बड़ा ही आसान ये सवाल था, इस सवाल का जवाब आएगा आपका predicted one।
उसने मुझे कहा कि वो जो न्यूज है वो न्यूज प्रेडिक्टेड है। प्रेडिक्टेड मतलब प्रेडिक्ट की हुई। कोई भी, हाँ किशोरी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं तब से वेट कर रही थी कोई जवाब दे। नहीं शुभम, प्रेडिक्ट नहीं होगा। अब मैंने कैसे पहचान लिया कि भाई ये प्रेडिक्टेड आएगा? देखो, प्रेडिक्शन का मीनिंग क्या होता है? प्रेडिक्शन होता है जिस किसी भी घटना को आप पूर्व, मतलब पहले ही आप उसको अनाउंस करके रखते हो, प्री अनाउंस्ड, उसको प्रेडिक्टेड कहते हैं। कोई भी चीज होने से पहले जब हम उसको समझ लेते कि ये इसी तरह होगी, उसको हम प्रेडिक्शन कहते हैं। अब प्रेडिक्शन क्या होता है? तो प्रेडिक्शन होता है बेटा नाउन। तो ठीक है, फिर प्रेडिक्ट क्या होगा? प्रेडिक्ट होगा वर्ब। प्रेडिक्ट करने के स्थिति को हम प्रेडिक्ट कहेंगे, और प्रेडिक्टेड का मतलब होता है प्रेडिक्ट किया हुआ। तो ये प्रेडिक्ट किया हुआ सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा। अब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, एडजेक्टिव्स कैसे पहचाने, मुश्किल हो गया, है ना? अब जैसे मैं कह रही हूं कि इन्वेंशन, इन्वेंटर, इन्वेंट और इन्वेंटिव, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है ऐसा आपको लगता है? 1 2 3 4, विच वन इज एडजेक्टिव हियर? चलो जल्दी जल्दी, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। आप लोगों का इंटरेक्शन ये बहुत ज्यादा जरूरी है सेशन को पूरा करने के लिए। रवि कुमार बहुत अच्छे। ठीक है, अभी देखो, अभी लगभग बहुत से बच्चों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर 4, जो कि सही है। तो आपने कैसे पहचान लिया कि प्रिवेंटिव ही एडजेक्टिव है और बाकी कोई वर्ड एडजेक्टिव नहीं? तो बेटा एक बहुत अच्छा मैं आपको जरिया बताती हूँ एडजेक्टिव्स को पहचानने के लिए, जो है सफिक्सेस देखना। सफिक्सेस देखना, अगर आप देखो, ध्यान में रखिए, अगर आप किसी भी वर्ड के एंड में, सफिक्स क्या होता है? किसी भी वर्ड के बाद, जैसे एक वर्ड है और इस वर्ड के बाद जो ऐड होता है उसको कहते हैं सफिक्स। वर्ड से पहले जो ऐड होगा उसको कहेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन को जब मैं मिस इंफॉर्मेशन कहूंगी तो एक प्रीफिक्स ऐड हुआ, और इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशनल अगर यूज किया तो फिर वो सफिक्स हुआ। ठीक है, हाँ। अब देखो, अभी हितेश बेटा 3 आपका जवाब नहीं आना चाहिए। देखो, इन्वेंशन क्या है? इन्वेंशन क्यों? इन्वेंशन नाउन है। इन्वेंटर क्या होता है? जो इंसान इन्वेंट करता है उसको हम इन्वेंटर कहते हैं। इन्वेंट, इन्वेंट ये वर्ब हुआ, क्योंकि इन्वेंट करना ये मीनिंग होता है। इन्वेंटिव एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब मैं ना कुछ सफिक्स लिख देती हूँ आपको, वो ध्यान में रखिएगा। जिस भी शब्द के एंड में आई वी ई, आई वी ई, एक सेकंड ना, जिस भी शब्द के एंड में आई वी ई, वर्ब का V3 फॉर्म, मतलब वर्ब का V3 फॉर्म भी कभी कभी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। ए एल, ABLE, है ना? फुल, फुल, IC, उसके बाद आता है आपका IV हो गया ना, लाइक, उसके बाद आ रहा है आइस्ट, ईस्ट, फिर आ रहा है ESE, फिर जा रहा है ANT या ENT, लेस, OUS,
ये सारे सफिक्स अगर आप किसी भी शब्द के एंड में देख लो तो वो सारे शब्द आप देखोगे एडजेक्टिव बनेंगे। जैसे चाइल्ड लाइक होता है, जैसे फुल होता है, जैसे एबल होता है, जैसे एल होता है। तो जैसे ये मैं आपको समझाती हूँ ना, वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ। देखो जरा, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना इन्वेंटिव, है ना, जैसे हम लिखते हैं इनोवेटिव, तो आईवीई लग गया तो एडजेक्टिव बन जाएगा। देखो ब्रोकन वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ओपन वर्ब का तीसरा फॉर्म है, रिटन वर्ब का तीसरा फॉर्म। हम कभी कभी एडजेक्टिव बनाते हैं, एल एल वाले वर्ड्स हम एडजेक्टिव बनाते हैं, जैसे कल्चरल, सोशल। देखो सोसाइटी को हमने सोशल बना दिया, कल्चर को हमने कल्चरल बना दिया, ठीक है। उसके बाद देखो विजिबल, है ना, ऑडिबल कहते हैं हम, फुल, है ना, ब्यूटीफुल, बहुत ही सिंपल सा, ब्यूटीफुल, केयरफुल, एक्सेट्रा। जो हमारे पास एडजेक्टिव्स है, ये सारे जो सफिक्स है, सफिक्स से बनते हुए एडजेक्टिव्स ही होते हैं, है ना। जैसे मेनियाक, मेनियाक ये होता है, मेनियाक मतलब पागल लड़का या पागल, जिसको मेनियाक कहते हैं। लाइक जैसे चाइल्ड लाइक कहा जाता है, चाइल्ड लाइक मतलब क्या होगा ना, चाइल्ड लाइक मतलब बच्चे की तरह। चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश इन दोनों में डिफरेंस होता है। चाइल्डिश मतलब क्या, नेगेटिवली कहा कहते हो आप, किसी को गलत कहना होता है आपको कि तुम बहुत ही बच्चे की तरह हो, तो आप चाइल्डिश कहते हैं। और जब किसी को आपको तारीफ या फिर एकदम आपको क्यूट लग गया कुछ, तो आपने कहा चाइल्ड लाइक। जैसे देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी की हरकतें बिल्कुल बचकानी लगती है। कैसी लगती है, बचकानी लगती है हरकतें। तो अगर आपको कहना है तुम्हारी हरकतें बहुत ही बचकानी है और मुझे गुस्सा आ गया उस वक्त, तो मैं कहूंगी यू आर अ चाइल्डिश पर्सन, मतलब बड़े बचकानी आदमी हो यार, गलत कह दिया मैंने। बट जब मैं कहूंगी कि तुम बहुत ही, तुम्हारी हरकतें बचकानी है बट मुझे क्यूट लगती है, अच्छी लग रही, तो मैंने अगर पॉजिटिवली कहा तो मैं कहूंगी यू आर अ चाइल्ड लाइक पर्सन। तो ये एक डिफरेंस होता है इस वर्ड में, पूछा गया एक दो बार अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। ये जैसे आर्टिस्ट है ना, प्लेइस्ट, पियानिस्ट, इस्ट, ईएंट, रेडियंट, डिपेंडेंट कहते हैं ना हम, ईएनटी, लेस, ओयूएस, राइट। तो बेटा ये सारे सफिक्स आप ध्यान में रखिएगा, इन सफिक्स आप एडजेक्टिव्स पहचान सकते हो। और एडजेक्टिव ज्यादातर नाउन से पहले लिखे जाते हैं। जैसे एडजेक्टिव की स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर यही होती है, एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन लिख दिया, ठीक है, ओके। यहां तक आ गए, हेलो, बताइए, यहां तक समझ रहे हो? चलो तो ठीक है, ओके। तो फिर यहां तक हमने डिस्कस किया। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ एक एडजेक्टिव का कुछ इंपॉर्टेंट रूल। देखो बेटा, जब हम एडजेक्टिव्स किसी भी सेंटेंस में लिखते हैं तो ध्यान में रखिएगा, एडजेक्टिव जो है, ये एडजेक्टिव एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव दिया जाएगा, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या फिर पर्टिकुलर ऑर्डर में दिया जाएगा। जैसे बेसिकली हम तो पहले ये देख लेते हैं कि एडजेक्टिव जो है, ये एडजेक्टिव सेंटेंस में बहुत कुछ बता सकता है। एडजेक्टिव सिर्फ क्वालिटी नहीं दे सकता है। जैसे मेरे पास एक पुराना पेन है, तो मेरे पास पेन कैसा है, पुराना है, तो जो पेन के साथ पुराना वर्ड यूज होता है, ये भी एडजेक्टिव है। मेरे पास एक ब्लू पेन है, ब्लू पेन, तो वो पेन जो है जो कि ब्लू है, अब ब्लू भी एडजेक्टिव हो सकता है। तो एडजेक्टिव साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। एडजेक्टिव आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो एडजेक्टिव को किसी भी जगह पर, ये बात ध्यान में रखिएगा।
Adjective can be size, can be a shape, can be age, can be color, can be origin, can be a material. ओके तो बेटा ध्यान में रखिएगा। अब जब हम ये सारे वर्ड्स एक ही सेंटेंस में दे देंगे, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी मल्टीपल जब एडजेक्टिव्स होते हैं सेंटेंस में, जब मल्टीपल एडजेक्टिव्स होते हैं तब उन एडजेक्टिव्स का एक स्पेसिफिक ऑर्डर लिखना होता है। मतलब आप कोई भी एडजेक्टिव कहीं पर भी किसी भी एडजेक्टिव के बाद नहीं लिख सकते, उस एडजेक्टिव को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में लिखना होता है। जैसे वो जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है ओसैसकॉम की स्ट्रक्चर। ओसैसकॉम की, ओसैस मतलब पहले आप लिखोगे ओपिनियन वाले एडजेक्टिव्स, फिर आप लिखोगे साइज वाले एडजेक्टिव, फिर आप लोगे एज वाले एडजेक्टिव, फिर आप लोगे शेप वाले एडजेक्टिव, फिर आप लोगे कलर वाले एडजेक्टिव। मतलब आप जब भी एडजेक्टिव चूज कर, जैसे देखो मैंने अगर लिखा कि शी हैड अ लॉन्ग शार्प न्यू ब्लैक नाइफ, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा उसके पास में एक लॉन्ग शार्प, शार्म नहीं शार्प, उसके पास में एक लॉन्ग शार्प नई और ब्लैक नाइफ है, ठीक है। अब अगर आप कहोगे कि मैम इसको जैसे हमने यूज किया है, इसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज किए, जैसे लॉन्ग शार्प न्यू ब्लैक, ऐसे 4 एडजेक्टिव्स यूज किए, तो क्या इन जो 4 एडजेक्टिव्स यहाँ पर यूज किए गए हैं, कौन से लॉन्ग ब्लैक शार्प और न्यू, इन एडजेक्टिव्स को इस ऑर्डर में लिखना चाहिए क्या? तो हम देख रहे हैं एडजेक्टिव के ऑर्डर्स के ऊपर सवाल। जब भी एडजेक्टिव्स आप सेंटेंस में यूज करो तो करोगे, वो एडजेक्टिव्स अगर बहुत सारे एक ही सेंटेंस में यूज हो गए किसी एक ही नाम के लिए, तो उन एडजेक्टिव्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना होता है। और वो जो ऑर्डर होती है वो ऑर्डर होती है कि सबसे पहले आप उस एडजेक्टिव की, वो जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव में साइज वाला एडजेक्टिव लिखो। तो साइज वाला एडजेक्टिव क्या है? लॉन्ग है। फिर आप उस एडजेक्टिव को एज वाला एडजेक्टिव लिखो, एज वाला एडजेक्टिव है न्यू। फिर आप एडजेक्टिव लिखो, कलर तो यहां दिया हुआ नहीं है, शेप यहां पर दिया हुआ नहीं है, तो फिर आपको दिखना, अच्छा ठीक है, आपने एज लिख लिया, एज के बाद शेप, शेप के बाद कलर लिखो, फिर आप लिखो ब्लैक, और फिर जो भी वर्ड बच रहा है उसको एंड में डाल दो, क्या है? शार्प। शार्प एज शेप हो सकता है, ठीक है, शार्प ब्लैक नाइफ। अरे नाइफ का स्पेलिंग मैंने गलत किया ना, तो मैं समझा क्या रही हूँ, हम एक रूल पढ़ रहे हैं, जिस रूल में मैं समझा रही हूँ कि जब भी एक सेंटेंस में एक ही नाउन के लिए ढेर सारे एडजेक्टिव्स आएंगे, उन एडजेक्टिव्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा जाए। और वो जो ऑर्डर होती है वो ऑर्डर मैंने आप लोगों को दे दी है कि सबसे पहले आप एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव लिखो जो एडजेक्टिव क्वालिटी बताए। अगर क्वालिटी नहीं दी है तो फिर पहला एडजेक्टिव वो लिखो जो साइज बताए, फिर एडजेक्टिव लिखो जो एज बताए, फिर एडजेक्टिव लिखो जो शेप बताए, फिर एडजेक्टिव लिखो जो कलर बताए, और फिर एडजेक्टिव लिखो जो ओरिजिन बताए। ओरिजिन बताना मतलब क्या होता है? ओरिजिन बताना मतलब, ओरिजिन बताना मतलब वो इंडियन है, चाइनीज है, जापानीज है, ऐसा कुछ लिखा है तो वो बताओ।
तो बेटा ये जो मल्टीपल एडजेक्टिव्स है, ये मल्टीपल एडजेक्टिव्स की स्पेसिफिक ऑर्डर बताने की मैंने कोशिश की है। तो ये रूल पहले आप नोट डाउन कर लो। आपको एग्जाम में रेयरली पूछा जाता है, बट पूछा गया तो फिर ऐसा ना हो कि हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं है। तो ये जो ऊपर दिया हुआ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में जो एडजेक्टिव का ऑर्डर दिया हुआ था, ये एडजेक्टिव का ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव ये रॉन्ग था। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओसेस्को। ओसेस्को मतलब ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन। मतलब पहले आप ओपिनियन वाले लिखो, ओपिनियन मतलब क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव लिखो। फिर आप ऐसा एडजेक्टिव लिखो जो साइज बताए, फिर एज बताए, जो शेप बताए, जो कलर बताए, जो ओरिजिन बताए। तो फिर ये जो है, ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव वाइज रॉन्ग था। इसको सही हमने इस तरह किया, इसको हमने सही इस तरह रखा, लिखा। तो क्या ये रूल आप समझ पाए बेटा? जैसे अगर हर एक सेंटेंस में आप अलग अलग लिखो एडजेक्टिव तो ठीक है, बट एक ही सेंटेंस में अगर आपने मल्टीपल एडजेक्टिव्स यूज किए फॉर द सेम नाउन, तो उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाना होगा। मल्टीपल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन फॉर the one noun, the one, so specific order is applied, स्पेसिफिक ऑर्डर अप्लाई की जाती है, और वो ऑर्डर होगी ये वाली। उसी तरह से टॉल, डार्क एंड हैंडसम ऐसा कहते हैं ना, फेयर एंड लवली ऐसा कहते हैं ना हम, जो कि ये दोनों भी संदर्भ अलग है। जैसे मैंने अगर यूज किया टॉल, डार्क एंड हैंडसम, ऐसा कहते हैं ना, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, तो ये गलत है। इसको लिखोगे हैंडसम, हैंडसम, टॉल एंड डार्क। ठीक है। अगर मैंने लिखा फेयर एंड लवली, या अभी क्या चल रहा है, फेयर एंड कौन सा हो रहा है, नहीं फेयर नहीं, ब्राइट एंड लवली चल रहा है ना, ब्राइट एंड लवली कुछ तो ऐसा चल रहा है ना, ऐसा चलो जाने दो। तो बेटा ये जो सही है, ये क्यों सही है, क्योंकि रूल ऑफ ओसैस को ध्यान में रखिएगा। चलो तो ये रूल आप ध्यान में रखिएगा कि एडजेक्टिव जो है, ये एडजेक्टिव अगर आप सेंटेंस में मल्टीपल लिखते हो तो उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना होता है। जैसे पहले साइज लिखो, फिर शेप, फिर एज, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल लिखो। ठीक है, ओके। जैसे स्मॉल इंडियन स्टेडियम, इंडियन स्मॉल स्टेडियम नहीं लिखेंगे। अब लार्ज ग्लास रूम, रूम कैसे, ग्लास वाली, मतलब मटेरियल बता दिया, ओरिजिन के बाद मटेरियल आता है, मटेरियल बता दिया, तो आप लार्ज ग्लास रूम नहीं लिख सकते, सॉरी ग्लास लार्ज रूम नहीं लिख सकते, लार्ज ग्लास रूम तो लिखा ही है। चलो ठीक है, आपको ना एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ ताकि आप इसका जवाब दो, और हम फिर एडजेक्टिव जो है, ये एडजेक्टिव को आगे और कंटिन्यू करें। कहते हैं आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग, नीचे दिए गए एडजेक्टिव्स को पहचानिए। माय फादर बॉट अ लार्ज हाउस, इसमें कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। वियर्ड नॉइजेस डिस्टर्ब्ड अस इन द नाइट, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है। इट वाज द घैस्टली अपैरेशन ऑफ एन ओल्ड मैन, इसमें कौन सा एडजेक्टिव दिया हुआ है। अच्छा ग्लो एंड लवली, अच्छा किशोरी, ठीक है ठीक है। तो आपको एक्चुअली इन अ वे इस क्वेश्चन में एडजेक्टिव्स पहचानने हैं। बेरी, बेरी ने जवाब दिया, शुभम ने जवाब दिया। अच्छा सोचो थोड़ा,
थोड़ा सा सोचो, पहला दिख रहा है माय फादर बॉट अ लार्ज हाउस, मेरे फादर ने एक बड़ा घर खरीदा। अब घर कैसा खरीदा? बड़ा घर। तो घर कैसा है? बड़ा है। अब ये जो लार्ज वर्ड है ये हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ, राइट? क्यों? हाउस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगला देखो, वियर्ड नॉइजेस डिस्टर्ब्ड अस इन द नाइट। जो वियर्ड नॉइजेस है, वियर्ड कौन सी? अजनबी जो आवाज है, अजनबी आवाजों ने हमको रात में डिस्टर्ब किया। आवाजें कैसी थी? अजनबी थी। तो वियर्ड क्या हुआ? फिर से एडजेक्टिव हुआ। थर्ड, इट वॉज द घैसली अपैरिशन ऑफ एन ओल्ड मैन। अब देखो थोड़ा सा गड़बड़ आपने ये अपैरिशन घैसली इस वर्ड में किया। घैसली इस वर्ड का मीनिंग होता है ब्लरी, बिल्कुल धुंधला सा। वो क्या था? वो एक ब्लरी, धुंधला सा अपैरिशन। अपैरिशन माने शैडो होता है, शैडो को हम परछाई कहते हैं, राइट? तो एक ब्लरी परछाई थी, किसकी थी? एक ओल्ड आदमी की। तो आदमी कैसा था? वृद्ध था, बूढ़ा था। तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। क्यों? आदमी को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अपैरिशन कैसा था? घासली था, ब्लरी था। तो ब्लरी ये वर्ड भी एडजेक्टिव हो गया। क्यों? ये इस अपैरिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब शैडो के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अब जब भी सेंटेंस में एडजेक्टिव ढूंढते हो तो ये नाउन से पहले आते हैं ज्यादातर। तो आपका लार्ज ये वर्ड है, ठीक है। वियर्ड ये वर्ड है, ठीक है। नॉइज ये नाउन होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका वैसे ही जाता है। घासली, अपैरिशन। ओल्ड ये भी एडजेक्टिव है। आपने अगर यहाँ पर ओल्ड नहीं लिखा फिर भी ऑप्शन नंबर 3 आप जवाब दे सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जवाब आराम से आ जाएगा। अंजलि, श्रद्धा, पल्लवी, रवि कुमार, बेरी, कनकारी, ओम, किशोरी एंड शुभम, सभी का जवाब बिल्कुल सही आया हुआ है। समझे? एडजेक्टिव पहचान पाओगे? पक्का? पक्का पहचान पाओगे? अच्छा, अब अगेन ये जो सवाल है, ही इज एन आइडल बॉय, ही डज नॉट वर्क, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में? ऐसे सवाल आपको आते नहीं है, तो मैं पूछ क्यों रही हूँ? ये सवाल पूछने के पीछे का कारण ऐसा है कि आपको एडजेक्टिव समझ में आने चाहिए। क्या होते हैं एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन बताते, जैसे वो एक आइडल लड़का है। अब आइडल ये वर्ड क्या है? इंफॉर्मेशन बता रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, राइट? तो अब सभी को पता है आइडल ये वर्ड एडजेक्टिव होता है। आइडल का मीनिंग क्या होता है? आलसी। वेरी गुड किशोरी, क्या आएगा बेटा जवाब? जवाब आएगा एडजेक्टिव, राइट? हाँ, अब यहां तक तो ठीक है, बट एक कॉन्सेप्ट होती है, जो कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे कि एडजेक्टिव जो है ये एडजेक्टिव दो पोजीशन में सेंटेंस में यूज किया जाता है। एक पोजीशन होता है एडजेक्टिव का नाउन से पहले, और एक पोजीशन होता है नाउन से बाद। और दोनों भी पोजीशन में एडजेक्टिव्स ही होते हैं। जैसे ही इज वेरी शाय, ये एक स्टेटमेंट होगा। एंड ही इज वेरी शाय पर्सन, ये एक स्टेटमेंट हुआ। अब मैं दोनों स्टेटमेंट में शाय इस एडजेक्टिव को लिख रही हूँ या नहीं? देखो जरा, वो बड़ा ही शाय है, और वो बड़ा ही शाय व्यक्ति है, मतलब बड़ा ही शर्मिला है। तो ये जो शर्मिला वर्ड है ये मैंने इन में लिख दिया। और वो एक शर्मिला आदमी है, तो ये भी मैंने पर्सन। बट जब मैंने शर्मिला वर्ड लिखा तो इसके बाद नाउन नहीं लिखा है, मतलब इसके पहले नाउन है। और जब मैंने शर्मिला वर्ड लिखा तो इसके बाद नाउन भी लिख दिया। तो एडजेक्टिव्स के पोजीशन ज्यादातर ये वाली होती है, ये भी होती है, बट ये पोजीशन ज्यादातर यूज की जाती है। समझे? हाँ, तो दो पोजीशन होती है एडजेक्टिव की। एक पोजीशन होती है एट्रीब्यूटिव पोजीशन, मतलब जिसको प्री पोजीशन भी हम कहते हैं। और एक पोजीशन होती है प्रेडिकेटिव पोजीशन, जिसको पोस्ट पोजीशन भी कहते हैं हम। प्री पोजीशन में हम एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लिखते हैं, और पोस्ट पोजीशन में हम एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बाद होते लिखते हैं। तो जब नाउन से बाद आप एडजेक्टिव लिखते हो तो उसको कहेंगे प्री पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पहले लिखोगे तो प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव। बस खत्म करो यहाँ पर। अब एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए सेंटेंसेस में कहां पर मड इस वर्ड को एडजेक्टिव बनाकर लिखा हुआ है, वो आप मुझे बताएंगे। तो जैसे पहला ऑप्शन है द हट इज मेड ऑफ मड, और अगला कहता है ही लिव्स इन अ मड हाउस। Sorry for skipping some classes due to attending marriage. Any guidance related?
ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, what kind of guidance do you want? What kind of guidance is needed here? I'll तो always suggest कि आप फिर वो जो बैकलॉग है वो बैकलॉग पूरा करिएगा पहले। कौन सा टॉपिक से स्किप हुआ है ओम, बताइएगा। अच्छा, द हट इज मेड ऑफ मड। हट जो है ये मिट्टी से बना हुआ है, तो किससे बना हुआ है? मिट्टी से, तो ये यहाँ पर नाउन है। और अगला सेंटेंस, ही लिव्स इन अ मड हाउस, वो एक मड घर में रहता है, मतलब मिट्टी वाले घर में रहता है। तो घर कैसा है? मड हाउस, मड हाउस मिट्टी वाला घर। तो बी में आपका मड ए वर्ड एडजेक्टिव का काम करते हैं। ए में तो ये नाउन बन रहा है ना, मटेरियल नाउन, कि भाई घर किससे बना है, तो ये मड से बना हुआ है। कोई भी चीज किसी एडजेक्टिव से नहीं बन सकती है, नाउन से ही बनेगी, मटेरियल। और वो एक मिट्टी वाले घर में रहता है, तो मिट्टी वाले घर में मतलब घर कैसा है? मिट्टी वाला है, तो घर के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है ना। तो फिर आपका जा रहा है बी ऑप्शन। 5 में से आप रिकवर कर रहे हो। अब वो मुझे नहीं पता ओम प्रकाश, आप मुझे चैप्टर्स बताइए, तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि ये चैप्टर्स को पहले करना जरूरी है या फिर आप उनको सेशंस के बाद भी कर सकते हो। ओम, तो थोड़ा देखकर आप मुझे चैप्टर्स बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, हमारा जवाब आएगा बेटा सिर्फ बी, ओनली 3 विल बी योर राइट आंसर। आप जो कह रहे हो ए एंड बी। किशोरी, सही है बेटा आपका जवाब। गलतियां नहीं करे, और करे भी तो जेन्युइन गलतियां होनी चाहिए ना। चल ठीक है। अच्छा, अभी एडजेक्टिव्स के बारे में यहाँ तक बात हुई हमारी। अब मैं एक रूल कह रही हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। ये जो रूल है ये रूल ध्यान में रखिए। कुछ कुछ एडजेक्टिव जो है तो ना, वो कुछ कुछ एडजेक्टिव सिर्फ सिंगल वर्ड नहीं होते, प्रोनाउन के बाद। ओके, प्रोनाउन के बाद हमने किया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, वर्ब्स है ना, और सब्जेक्ट और अग्रीमेंट, ये 3, और टेंसेस और कंडीशंस। ओ माय गॉड, देखो टेंसेस कंडीशंस तो अनिवार्य है, सब्जेक्ट और अग्रीमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर ये तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो फिर बच क्या रहा है? फिर बस एक ही बच रहा है, तो सारे ही कर लो फिर ओम। टेंसेस कंडीशंस तो बाकी है, और सब्जेक्ट और अग्रीमेंट, ये दो तो आपको प्रायोरिटी में करने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, चलो अभी अभी हम नाउन के रूल्स देख रहे हैं, रूल्स देख रहे हैं, और एडजेक्टिव के रूल्स देख रहे हैं। देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि एडजेक्टिव्स ये सिंगल वर्ड नहीं है, एडजेक्टिव ये हाइफोनेटेड होता है। हाइफोनेटेड होता है मतलब बहुत सी बार एडजेक्टिव सेंटेंस में ग्रुप में आ सकता है, ग्रुप में। कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई एडजेक्टिव सेंटेंस में अकेला था, वो अकेला ना आते हुए ग्रुप में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही अटेंडेड अटेंडेड एन एन अमेजिंग लेक्चर, ही अटेंडेड एन अमेजिंग लेक्चर। चलो ठीक है, अमेजिंग लेक्चर, उसने एक अमेजिंग लेक्चर अटेंड किया। यहां पर एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है? यहाँ पर एडजेक्टिव है ऑफ कोर्स वर्ड अमेजिंग, राइट। ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर मैंने इसी एग्जाम्पल को ऐसा लिखा, कैसा? ही अटेंडेड अ 2 आवर लेक्चर, उसने 1-2 घंटे का लेक्चर अटेंड किया। तो बेटा क्या हो रहा है ना, मैं अमेजिंग इस वर्ड के थ्रू या फिर 2 आवर इस वर्ड के थ्रू, दोनों के थ्रू मैं एक ही बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्या बता रही हूँ? इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, यहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। फिर हमें अलग सा क्या लगता है? देखो, हमें लगता है एडजेक्टिव ये वन वर्ड होता है, बट नहीं, एडजेक्टिव ये कंपाउंड एडजेक्टिव भी होता है। कंपाउंड एडजेक्टिव मतलब ये दो नामों से बने हुए एडजेक्टिव्स होते हैं।
जब एक नाम और एक नाम मिलकर किसी एडजेक्टिव को बनाते हैं तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड एडजेक्टिव या फिर हाइफनेटेड एडजेक्टिव। जैसे टू ये अलग वर्ड है, आर ये अलग वर्ड है, दोनों को मिला लिया, ये टू आर एक टाइम बन गया और जो कि लेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसने एक टू आर लेक्चर अटेंड किया। तो ये जो हाइफनेटेड एडजेक्टिव्स होते हैं, ये हाइफनेटेड एडजेक्टिव्स कभी भी आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो तो है तो नाउन ही, बट बेटा नाउन नहीं है, वो नाउन होते हुए भी एडजेक्टिव्स होते हैं। दिख तो नाउन रहे हैं ना, टू आर ये तो नाउन दिखता है, बट ये नाउन दिखते हुए भी एडजेक्टिव है। तो अगर किसी सेंटेंस में ध्यान में रखिएगा, किसी दो नामों को मिलाकर किसी एक तीसरे नाम से पहले लिखा जाए तो वो जो दो नाम आपने किसी नाम से पहले लिखे हैं वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। और जब वो एडजेक्टिव बन जाते हैं तो आप उनको प्लूरल नहीं लगा सकते हो, या मतलब प्लूरल नहीं बना सकते हो, आप उनको एपोस्ट्रोफी भी नहीं लगा सकते। और और मतलब या एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट एडेड विद देम, ऐसे एडजेक्टिव्स को एपोस्ट्रोफी एस भी नहीं लगती और उनको प्लूरल फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता। जैसे आई डिलीवर्ड अ 2 आवर सेशन, ये गलत है। 2 आवर्स यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, आप इसको प्लूरल नहीं लिखो, आप लिखोगे आई डिलीवर्ड अ 2 आवर सेशन। उसके बाद he gave me a 200 रुपीज नोट। अब देखो नोट कैसी है, 1,000, 100 रुपए की है, तो 200 रुपीज, ये 200 रुपीज ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि प्लूरल है, गलत है, इसको सही किया 200 रुपी नोट। मतलब आप ये बात समझिएगा कि हम ये सब बहुत सी बार करते हैं जब हम कंपाउंड एडजेक्टिव यूज करते हैं। जैसे हम कंपाउंड एडजेक्टिव्स और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, देखो जरा। हम जैसे कुछ एग्जांपल्स ऐसे बताऊंगे जहां पर कंपाउंड एडजेक्टिव्स बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे मैं कह रही हूँ टू ईयर, 2 ईयर ओल्ड बॉय, तो बहुत से बार लोग क्या करते हैं ना, लोग लिखते हैं 2 इयर्स ओल्ड बॉय, ऐसा लिखते हैं। 2 इयर्स ओल्ड लिखना गलत है, 2 ईयर ओल्ड लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो बॉय हुआ नाउन, इस नाउन की इंफॉर्मेशन देते हुए ये बिल्कुल सारा के सारा ग्रुप ही एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अब ग्रुप में एडजेक्टिव एक हो या फिर अनेक हो, दो तीन हो, आपको उनको प्लूरल नहीं करना है। देखो देखो, अ स्मार्ट बॉय, एक लड़का कैसे है, स्मार्ट है। अब इसको प्लूरल कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। इसके लिए एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि प्लूरल हम सिर्फ नाउन को बना सकते हैं, एपोस्ट्रोफी हम सिर्फ नाउन के लिए यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव के लिए नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अब ये तो सिंगुलर एडजेक्टिव है तो ये बात समझ आती है, बट कभी कभी एडजेक्टिव दो तीन शब्दों में दिए होते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही एडजेक्टिव है, तो उन एडजेक्टिव्स को हम कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहते हैं। और जो कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं वो कंपाउंड एडजेक्टिव्स प्लूरल नहीं हो सकते। तो इसीलिए 2 ईयर ओल्ड बॉय इज राइट, 2 इयर्स ओल्ड बॉय इज रॉन्ग। उसी तरह से 3,000 रुपी नोट ये सही है, या रुपीज ये सही है, या 3,000 रुपीज ये सही है, रुपीज नोट ये सही है। सोचो जरा।
अब इसमें से ना, हाँ, इसमें से ना दो भी ऑप्शन आ सकते हैं। देखो ये वाला ऑप्शन 3000 रुपी नोट, दिस इज राइट, 3000 रुपए की नोट। यहाँ पर 3000 रुपी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्लूरल नहीं होगा। उसके बाद देखो 3000 रुपीज, ये भी सही है। क्यों? यहाँ पर रुपीज नाउन है और 3000 एडजेक्टिव है, ये वाला पार्ट यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ और रुपी ये नाउन हुआ। आप नाउन को प्लूरल कर सकते हो, यहाँ पर नोट नाउन है, आप नाउन को प्लूरल कर सकते हो, बट आप एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं कर सकते, तो ये भी सही है सिंगुलर। बट यहाँ पर दिया 3000 रुपीज नोट। अब देखो यहाँ पर नाउन ये, नोट ये नाउन है, तो 3000 रुपीज ये एडजेक्टिव हुआ और यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसको प्लूरल नहीं किया जा सकता, इसलिए ये वाला जो संदर्भ है, थर्ड वाला संदर्भ, ये रॉन्ग होता है। तो अब जो जवाब दे रहे ना फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है, बट सेकंड भी सही है। राइट, ओम प्रकाश बहुत अच्छे, रवि कुमार, अंजलि, पल्लवी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं ये बात समझ रही हूँ, चैप्टर थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, चैप्टर की जो चीजें है वो चीजें बहुत ज्यादा लेवल से ऊपर जा रही है, पर आप टेंशन ना लीजिए, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएगी, टेंशन नहीं लो, ठीक है, सब बढ़िया से हो जाएगा। ओके, तो जब हम कभी भी एडजेक्टिव्स लिखते हैं तो एडजेक्टिव्स कैसे लिख रहे हैं ये ध्यान में रखिएगा। नाउन के पहले, इतना बात ध्यान में रखिए, नाउन के पहले जो होगा वो पूरा एडजेक्टिव, चाहे एक शब्द हो या अनेक हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा हो तो। अब ये जो लास्ट वाला वर्ड है ना, लास्ट वाला, ये जो लास्ट वाला वर्ड है, ये लास्ट वाला वर्ड ये नाउन होगा, लास्ट वाला। अब इसमें लास्ट वाला रुपीज था तो उसको प्लूरल बना सकते हैं, यहाँ पर नोट था, ये नोट भी प्लूरल हो सकता है सिंगुलर, बट यहाँ पर रुपी ये नाउन नहीं है, यहाँ पर रुपीज ये नाउन नहीं है, तो ये सिंगुलर हो सकता है बट प्लूरल कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो खैर, शायद ये समझ रहे हो आप। मेरे पास एग्जाम्पल्स है कुछ, हम शो देखते हैं। जैसे 5 year old चाइल्ड, सही है। 2 page रिपोर्ट, सही है, 2 pages नहीं आने चाहिए। आपको लग रहा है 10 आ जाएगा तो मैम इसको प्लूरल बना दे, नहीं बेटा, ये एडजेक्टिव है तो प्लूरल नहीं हो सकता। 5 है तो ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, बट 5 year old चाइल्ड ये पूरा एडजेक्टिव है ना, ओल्ड से पहले। 2 hour मीटिंग, अब मीटिंग कैसा, 2 घंटे का, तो 2 hours नहीं होगा। 6 foot tall मैन, तो 6 foot tall को कैसे प्लूरल बनाओगे? 6 feet नहीं करोगे, 6 foot करोगे। फीट प्लूरल होता है, फुट सिंगुलर है। 3 car गैरेज, 3 cars गैरेज नहीं करना है, 3 car गैरेज, बिकॉज ये सारा लग रहा है नाउन बट होता एडजेक्टिव है। क्यों? नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है इसे। ओके ठीक है, चल, सबसे पहला एडजेक्टिव का प्रकार देख रहे हैं, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ध्यान रखिएगा, बहुत सी बार हम एडजेक्टिव्स को कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर सकते। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, जिनको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, ये नाउन से पहले भी लिख सकते हो आप, और ये नाउन के बाद भी लिख सकते हो। जीवन से पहले भी, जीवन से बाद भी, है ना, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ऐसा ही कहा, किसका स्लोगन है ये? जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। जैसे द स्काई इज ब्लू, ही इज ब्रोकन लेग, ही हैज अ टायर्ड लुक, द बॉय हैज प्लीजिंग मैनर। आप जहां पर भी क्वालिटी बताओ या डिसक्वालिटी बताओ, वो जो एडजेक्टिव्स होंगे उन एडजेक्टिव्स को आप कहीं पर भी लिख सकते हो, नाउन से पहले भी लिखो, नाउन से बाद भी लिखो। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स की, जो इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाली हूँ। आप प्लीज 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 बढ़िया से ध्यान में रखिए। अब देखो, एडजेक्टिव्स ना डिटरमाइनर्स भी होते हैं, डिटरमाइनर्स भी हो सकते हैं, हाँ, LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये बढ़िया से याद रहता है नहीं तुमको, है ना, ये बढ़िया से याद रहता है। देखो अभी मैं एडजेक्टिव और डिटरमाइनर का डिफरेंस समझाती हूँ। एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, देखो,
एडजेक्टिव ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की सिर्फ क्वालिटी बताने की कोशिश करते हैं, गुण गुण या अवगुण बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। बट डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? तो डिटरमाइनर्स ये एडजेक्टिव ही है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ऐसा होता है कि ये जो डिटरमाइनर्स मतलब जब एडजेक्टिव किसी नाउन की क्वांटिटी बताने की कोशिश करे, मतलब जब तो इतना समझो कि जब ये क्वालिटी नहीं बताता तब वो डिटरमाइनर हुआ। जैसे देखो, आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अगर मैंने कहा आई हैव ओनली वन ड्रेस, अब देखो मैंने पहले स्टेटमेंट में मेरे ड्रेस को ब्यूटीफुल कहा, तो ये मेरे ड्रेस की क्वालिटी हो गई, ठीक है। बट मैंने जब अगला सेंटेंस यूज किया तो अगले सेंटेंस में ये मेरे ड्रेस की क्वालिटी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही ड्रेस है, ये क्वालिटी नहीं है। अच्छा, ओनली वन कहना ये क्वालिटी नहीं होती है, समझ रहे आप मेरी बात? ये क्वालिटी नहीं होती तो फिर क्या होता है? तो ये ओनली वन ये संख्या होती है, तो ये क्या है? नंबर है। यहाँ एडजेक्टिव ने आकर नंबर बता दिया, तो बेटा एडजेक्टिव नंबर भी बता सकते हैं, एडजेक्टिव मात्रा भी बता सकते हैं, एडजेक्टिव प्रश्न भी पूछ सकते हैं, एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। एडजेक्टिव कैन डू एनीथिंग। एडजेक्टिव क्वालिटीज बताने के साथ साथ और भी चीजें करते हैं। अच्छा, तो बेटा देखो, जब एडजेक्टिव क्वालिटी बताएंगे तब वो एडजेक्टिव होंगे, जब एडजेक्टिव क्वालिटी नहीं बताएंगे तब वो डिटरमाइनर हो जाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस ऐसा होता है कि डिटरमाइनर ये हमेशा नाउन से पहले यूज होगा, हमेशा नाउन के पहले इनको यूज किया जाएगा। जैसे वन पेन, ईच पेन, मोर पेन्स, फ्यू पेन्स, है ना? हाँ। और ये एडजेक्टिव क्वालिटी क्या होते हैं? लवली पेन, है ना, ब्रोकन पेन, ये सारे क्वालिटी हुए और वो सारे क्या हुए? डिटरमाइनर्स हुए। चल ठीक है, ओके। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटी एडजेक्टिव जो क्वांटिटी बताते हैं। क्वांटिटी मतलब क्या होती है? क्वांटिटी मतलब मात्रा। अब कभी कभी हमें एडजेक्टिव्स के थ्रू मात्रा बतानी होती है, मतलब जब हम किसी भी नाउन की मात्रा बताएंगे तब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज करेंगे। मात्रा मतलब कब बतानी होती है? जहां पर आप संख्या नहीं बता सकते हो वहां मात्रा बतानी पड़ती है। अब जैसे देखो, मेरे पास कितना पानी है, तो मैं पानी को नंबर में नहीं बता सकती, बट मैं आपको मात्रा बता सकती हूँ कि बिल्कुल इतना सा पानी है, बहुत ही कम है। अच्छा, पूरा बॉटल है तो मैं बोलूंगी पूरी बॉटल भर के है। मैं अगर कहूंगी काफी है तो फिर ये भी कहो, ये भी मेरी मात्रा होगी। मैं कहूंगी फुल है, हाफ है, तो ये मेरी मात्रा होगी। और अच्छा, आपने मुझे पूछा मैं आपके पास पेन कितने हैं, तो मैं सीधा नंबर बता दूंगी। तो एडजेक्टिव नंबर भी बताते हैं और मात्रा भी बताते हैं। तो जब एक एडजेक्टिव किसी भी अनकाउंटेबल नाम से जुड़ जाएगा तब वो उसकी मात्रा बताएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नामों का नंबर बता नहीं सकते। और जब कोई एडजेक्टिव किसी भी काउंटेबल नाउन से साथ जुड़ जाएगा तब वो उसका नंबर बताने की कोशिश करेगा। जैसे लिटिल, इनफ, होल, एनी, सेवरल, फुल, हाफ, मच, नो, ऑल, लॉट, लेस, मेनी, एनी, सम, ये सारे सारे जो है ये एडजेक्टिव ऑफ मात्रा क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव है, जो कि हमेशा किसी भी अनकाउंटेबल नाम के साथ ही जुड़े रहेंगे। जैसे आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ दिस, मुझे इसका बहुत ही कम नॉलेज है। अब लिटिल का मीनिंग क्या होता है? लिटिल मतलब बहुत कम, बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर। मतलब मैं ना कहते हुए लिटिल इस वर्ड का यूज करती हूँ। मेरे को अगर ना नहीं कहना पर ना के तरह ही एक मीनिंग देना है तो मैं लिटिल इस वर्ड का यूज करूंगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने कहा आई हैव
आई हैव होल नॉलेज, द होल नॉलेज मतलब होल, हमेशा ध्यान में रखिए आर्टिकल द ये हमेशा होल इस वर्ड के साथ लिखा जाएगा, उसके पहले द ये हमेशा होल से पहले होता है, ठीक है। ओके, सेवरल, सेवरल मतलब काफी, फुल मतलब पूरा, समझ रहे हो। लेस मतलब काफी कम, मोर मतलब ज्यादा, एनी मतलब कम, और सम मतलब थोड़े से। तो अभी ये सब मैंने क्या किया, ये सब क्वांटिटी बताने की कोशिश करने वाले एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब मैं जो बताने वाली हूँ आगे, ये बताने वाली हूँ आप लोगों को एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मतलब कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो नंबर बताते हैं, जैसे नंबर, सारे नंबर्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुए, है ना। सारे नंबर्स, कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर्स होते हैं। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये भी नंबर होते हैं, तो ये भी एडजेक्टिव होते हैं। जैसे आई हैव 10 बुक्स, तो जब मैं नंबर बताऊंगी ना तो मैं हमेशा काउंटेबल नामों के साथ इनको यूज करूँ। आई हैव 10 बुक्स, तो नंबर बता दिया, है ना। दैट वॉज दैट वॉज द लास्ट बुक, लास्ट, अब लास्ट क्या हुआ, लास्ट भी नंबर ही होता है, बट फिर अभी ये ऊपर 10 और लास्ट में डिफरेंस क्या होता है, देखो। सॉरी, देखो, नंबर्स होती है और ऑर्डर्स होती है। ऑर्डर्स मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसी ऑर्डर्स होती है ना। और नंबर होता है 1 2 3 4 5, ऐसा नंबर होता है। तो ये दोनों भी नंबर में ही आते हैं, मतलब ऑर्डर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर इनको कहा जाता है, ठीक है। बोथ, बोथ मतलब दोनों होते हैं। मिनी मतलब ढेर सारे, नो मतलब कुछ नहीं, सम मतलब थोड़े से, लास्ट मतलब लास्ट, एनी, सिंगल, फ्यू, ऑल, इनफ, वन, डबल, सेवरल, फर्स्ट, ये भी नंबर वाले। बट आप अगर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको सेवरल दिख रहा है, यहाँ पर आपको सम दिख रहा है, यहाँ पर आपको नो ये वर्ड दिख रहा है, वहां पर भी आपको एनी, सम, सेवरल, नो ये वर्ड दिख रहे थे। कहाँ पर, कहाँ पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आपको यही सारे वर्ड्स दिख रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये हुआ, ध्यान में रखिएगा, अगर मैंने किसी वर्ड को काउंटेबल नाम के पहले लिख दिया और वो अगर उस वक्त क्वांटिटी बता रहा है, जैसे देखो, समझाता हूं, देखो मैंने क्या किया, मैंने ऑल इस वर्ड को मैन इस वर्ड से पहले लगा लिया। मैं कह रही हूँ ऑल मेन आर मॉर्टल, तो मेन क्या हुआ, नाउन हुआ, कौन सा है ये हुआ काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन से पहले ऑल ये वर्ड हो गया, इसलिए ये न्यूमरल नाउन बन गया, मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन गया। न्यूमरल नाउन नहीं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन गया। एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड। अब ऑल एक ऐसा वर्ड है ना, ऑल एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी दिखाता है और जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी दिखाता है। अब मैं कैसे तय करूंगी कि ऑल ये वर्ड क्वांटिटी दिखा रहा है या नंबर दिखा रहा है। तो सोचो, अगर ये काउंटेबल नाउन के साथ लिख गया तो नंबर दिखाएगा, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिख गया तो ये क्वांटिटी दिखाएगा। जैसे लिखा है इधर ऑल मेन आर मॉर्टल, तो मेन क्या है, काउंटेबल है, इसके सामने ऑल लिखा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। शी ड्रैंक ऑल वाटर, यहाँ पर ये अनकाउंटेबल के साथ है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर आर नो पिक्चर्स ऑन द वॉल, अब पिक्चर के साथ लिखा है
तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बट इस पिक्चर के साथ नॉलेज होता तो आई हैव नो नॉलेज, तो एडजेक्टिव ऑफ। नॉलेज है तो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ क्वांटिटी आएगी। पिक्चर है काउंटेबल, काउंटेबल के साथ नंबर आएगा। मोस्ट पीपल लव स्वीट्स, बहुत से लोग स्वीट पसंद करते हैं। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो बेटा नंबर और जो क्वांटिटीज होती है ये आप पहचानने की कोशिश करिएगा। ये पूरे डिपेंड करते हैं कौन से टाइप ऑफ नाउन के लिए इनका यूज किया जाता है। चलो ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रूल आपके साथ डिस्कस करनी है। वो रूल ऐसी है कि जब भी हम कभी भी बोथ या ऑल ऐसे शब्दों को यूज करेंगे और अगर इनके साथ हम एडजेक्टिव द का उपयोग करेंगे तो आप एडजेक्टिव द कैसे लगाओगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि द और ऑल ये दोनों भी शब्दों के बाद में एडजेक्टिव लगती है, पहले नहीं। बाद में एडजेक्टिव लगती है, पहले नहीं। इनके बाद लगती है। जैसे अगर मैं कहूंगी द बोथ, तो फिर ये रॉन्ग होगा। मैं कहूंगी द ऑल, तो फिर ये रॉन्ग होगा। बट मैं द होल लिख सकती हूँ, द होल लिख सकती हूँ। होल जो वर्ड होता है ना, होल मतलब पूरा, ठीक है, ओके। एंड ऑल मतलब भी पूरा, और बोथ मतलब दोनों। बोथ के बाद लिखा जाता है हमेशा द एडजेक्टिव। ऑल के भी बाद लिखा जाएगा, पहले नहीं। द ऑल हम कभी नहीं लिखते, हम बोथ द लिखते हैं और ऑल द लिखते हैं, पर होल से पहले लिख रहे हैं, होल से पहले लिखते हैं, ये बात ध्यान रखें। शी ड्रैंक द होल वाटर ऐसा सेंटेंस है तो काउंटेबल एडजेक्टिव है या अनकाउंटेबल एडजेक्टिव? अरे एडजेक्टिव काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं होते हैं। पल्लवी, एडजेक्टिव काउंटेबल अनकाउंटेबल होते नहीं है, नहीं होते हैं। एडजेक्टिव या तो नंबर वाले होते हैं या तो क्वांटिटी वाले। ये अगर काउंटेबल के साथ लगते हैं तो वो नंबर वाले बन जाएंगे, और अगर अनकाउंटेबल के साथ लगते हैं तो वो क्वांटिटी वाले बन जाएंगे। जैसे ऑल माई स्टूडेंट्स आप कहते हो या माई ऑल स्टूडेंट्स कहते हो? ऑल माई स्टूडेंट्स कहते हो तो जब भी हम पोजीशन दिखाते हैं एडजेक्टिव का तो माई ये वर्ड उसके पहले यूज करते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, चलो फाइंड द करेक्ट सेंटेंसेस। राइट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट, क्वांटिटी, द होल वाटर, राइट। अब अच्छा ऑल, ऑल ये वर्ड अब कैसे यूज करोगे? ऑल एम्प्लॉइज, क्या ऑल द एम्प्लॉइज? तो ऑल द एम्प्लॉइज हम यूज करेंगे, ठीक है। द ऑल हम नहीं यूज कर सकते, ऑल ऑफ हम कभी नहीं यूज करते, क्योंकि ऑल है, ऑल ही ऑल ऑफ होता है ना। ऑल ऑफ मतलब क्या? उनमें से सब, और आप फिर ऑल कह दो तो फिर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन। both of team, both the team, both members of team, the both members, both team members.
बोथ ऑफ टीम, अब बोथ ऑफ टीम नहीं लिखना है, बोथ ऑफ नहीं लिखते हम कभी, बोथ द टीम, राइट, बोथ मेंबर्स ऑफ टीम, both the members of team, the both member, the both team member, no, wrong, both the team members received award, right, ठीक है, all employees attend the meeting, all the आएगा ना बेटा, all the employees, आप स्पेसिफिक बता रहे हो तो द आर्टिकल लगेगा, ठीक है, तो ये एक रूम ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बेटा कुछ एडजेक्टिव्स ये ऑलरेडी नेम भी होता है, जैसे पुणे काउंटेबल के साथ का यूज हुआ तो न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ ना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सी क्यों गलत है मैम, रीजन? आपको ना द आर्टिकल लगाना होता है, जब आप कुछ तो डेफिनेट सा बताते हो तब आपको द आर्टिकल लगाना होता है, जब आप डेफिनेट बताते हो तो द आर्टिकल लगाते हो, और जब आप डेफिनेट नहीं बताते हो तो आपको द आर्टिकल नहीं लगाना होता। अब आप यहाँ पर क्या कह रहे हो, यहाँ कह रहे हो कि जो बोथ ऑफ टीम मेंबर्स, ये तो गया रॉन्ग। अब आप कह रहे हो बोथ मेंबर्स ऑफ टीम रिसीव्ड अवार्ड्स, नहीं, बोथ द मेंबर्स ऑफ टीम, टीम के दोनों भी मेंबर्स को अवार्ड मिला। यू आर टेलिंग, यू आर सेइंग, यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग डेफिनेट अबाउट मेंबर्स, मेंबर्स के बारे में कुछ तो डेफिनेट सा डिस्क्राइब करने की कोशिश हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पर द आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हमने द यूज नहीं किया होता, समझे? ओम प्रकाश, यहाँ पर बोथ द लगाना अनिवार्य होता है, बट अगर मैं जब कहूंगी, देखो जैसे मैं कहूंगी बोथ माधुरी एंड मीना आर माई फ्रेंड्स, तो यहां तो द आर्टिकल नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यहां होते हैं, मैं कह रही हूं प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही, बट ये आ रहे हैं प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से पहले हम द आर्टिकल नहीं लगा सकते, तो ये एग्जांपल सही है। तो ज्यादातर बोथ के साथ द आर्टिकल लगता है, बट कुछ कुछ रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से आप द नहीं लगाते हो, जैसे मटेरियल आपको बताना है तो द नहीं लगाते, एब्स्ट्रैक्ट आपको बताना है तो नहीं बता सकते, प्रॉपर आपको बताना तो नहीं बता सकते, समझ रहे आप? बट कुछ कुछ ऐसे काफी सिचुएशंस है जहां पर बोथ के साथ द आर्टिकल लगता ही है, समझ रहे हो, है ना? इसीलिए हम द आर्टिकल हमेशा चूज करेंगे। यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ गया, फिर भी आप बोथ को बिना द के ना चूज करो अगर वहां पर प्रॉपर मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो। बोथ द टीम मेंबर्स, समझे ओम प्रकाश? अगले एडजेक्टिव का टाइप मैं बताने वाली हूँ, वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होता है? अगर कोई एक प्रॉपर नाउन सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे तो उसको आप प्रॉपर एडजेक्टिव कह सकते हो। कोई एक पर्टिकुलर नाउन, जैसे कोई पहले से ही एक नाउन है, उस नाउन को आप वहां पर एडजेक्टिव बनाकर लिख रहे हो, कहां पर? किसी भी नाउन से पहले, जैसे मैंने लिखा पुणे स्टेशन, अब पुणे स्टेशन, स्टेशन कैसा है? पुणे नाम का, तो पुणे तो नाम ही है, तो आप कहोगे मैम ये तो नाम हुआ, नहीं, ये इंफॉर्मेशन हुई, शी वेंट टू पुणे स्टेशन। दिल्ली दरबार, तो दिल्ली एक एडजेक्टिव भी हो सकता है अगर वो नाम से पहले नाम का विशेष रूप इंफॉर्मेशन देने के लिए आता है तो। ब्रिटिश लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कैसे? ब्रिटिश लाइब्रेरी। रोड, तिलक रोड, रोड कैसा? तिलक रोड, समझ रहे आप मेरी बात? तो बेटा जब कभी कभी नाउन ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, उनको प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। अब हमको एग्जाम में सवाल तो ऐसे आने वाले हैं नहीं, इसलिए मैं इनको ज्यादा डिटेल नहीं ले रही हूँ, ठीक है? ओके। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे वेरी इज ऑल्सो एडजेक्टिव, ध्यान में रखिएगा। वेरी और ओन, ऐसे दो एडजेक्टिव्स होते हैं। हमको ज्यादातर वेरी ये वर्ड ना एडवर्ब के तौर पे दिखता है, मतलब देखो अगर मैंने लिखा कि शी इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है,
तो इस एग्जाम्पल में जो वेरी वर्ड यूज होता है ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है? ये यहाँ पर एडवर्ब है। और हमको जो वेरी का इंट्रोडक्शन है ना, हमारे लाइफ में जो वेरी का महत्व है वो महत्व यही है। हमको लगता है वेरी ये सिर्फ एडवर्ब ही होता है। क्यों? ये किसी एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। एडवर्ब क्या होता है ना, एडवर्ब ये एडजेक्टिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन बताते हैं या फिर एडजेक्टिव के डिग्री को बढ़ाते हैं एडवर्ब्स। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि वेरी एडवर्ब है, ठीक है, वेरी भी है। ज्यादातर केसेस में एडवर्ब ही होता है, बट बहुत ही कम केसेस है जहां पर वेरी को नाउन के साथ यूज किया जाता है। और वही वेरी एक एडवर्ब, एक एडजेक्टिव का प्रकार भी बनता है। जैसे मैं लिखूंगी कि जो कि, इस अर्थ से हम वेरी को यूज करते हैं। जैसे आई हैव द वेरी बुक, द वेरी बुक यू वांटेड, जो बुक तुम्हारे पास तुमको चाहिए था, वही बुक जो कि, या फिर वही वही बुक मेरे पास है। तो यहां पर मैंने द वेरी ये वर्ड यूज किया। अब जब मैंने द वेरी ये वर्ड यूज किया है तो समझिएगा मेरी बात को आप, जब मैं द वेरी ये वर्ड यूज कर रही हूं बेटा, ठीक है, तो द वेरी का मीनिंग यहां पर वही का आ रहा है। तो मैं वेरी को नाउन से पहले लिख सकती हूं अगर उसको इस मीनिंग से मुझे यूज करना है तो। इसकी जानकारी आप रखिए, इसका आपको कोई लेना देना नहीं है एग्जाम के साथ, बट ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में गलती ना करो। किस बात की गलती हो सकती है आपसे? आप क्या कर सकते हो, आप इसको गलत कर सकते हो अगर आपको मैंने नहीं बताया तो। जैसे मैंने नहीं बताया कि दिस इज द वेरी बॉय यू वांटेड टू मीट, मतलब मैंने ये नहीं बताया कि बाबा वेरी के बाद आपको नाउन लगाना होता है, लगा सकते हो आप, तो आप इसको गलत करोगे। इसलिए ध्यान में रखिएगा, वेरी को हम नाउन के साथ यूज करते हैं, बड़े ही रेयरली यूज करते हैं बट करते हैं। और इसको हम एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब एम्फोसाइजिंग कहेंगे नहीं कहेंगे, हमारे एग्जाम में ये पूछा हमें नहीं जाता। ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि पोजीशन बताते हैं। अब हमने देखा है इसको प्रोनाउन में, माय, आर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। मतलब ये जो एडजेक्टिव्स किसी भी सेंटेंस में यूज होते हैं तो ये पोजीशन दिखाने की जरूरत, पोजीशन दिखाने का काम इनका होता है। पोजीशन दिखाते हैं ना कि मेरा क्या है, दिस इज माय हाउस, तो माय क्या हुआ, घर के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे, पोजीशन दिखा रहे, है ना। द कैट लिक्ड इट्स पॉ, पॉ माने उसका पंजा, है ना, तो कैट ने अपना पंजा लीक किया, तो इट्स ये क्या है, कैट का पोजीशन दिखा रहा है कि पंजा किसका है, कैट का है। पीपल शुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज, लोगों ने उनके ड्यूटीज परफॉर्म करने चाहिए, तो उनके ड्यूटीज परफॉर्म करने चाहिए, तो समझे पीपल शुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज। देयर ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, क्या काम कर रहे हैं, पोजीशन बताने का। तो एडजेक्टिव जो है ये पोजीशन दिखाने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिंग एडजेक्टिव होते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिंग एडजेक्टिव मतलब क्या, इसमें ना इतने सब, ये सच और रिमाइंडर इसमें नहीं आता है। अच्छा एक सेकंड ना, नहीं सच नहीं आएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं चार, दिस, दैट, दीज, दोज। इन सबका मीनिंग आपको पता है, ये वो, ऐसा हम कहते हैं ना, ये मेरी किताब है ना, ये किताब मेरी है, वो घर तुम्हारा था, वो बाइक तुम्हारी थी, ये बाइक मेरी है। तो ये इनको कहते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव, ये दिखाने का काम करते हैं। तो बेटा ये जो दिस, दैट और दीज और दोज, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नाउन से पहले यूज कर डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे दोज पिक्चर्स आर ऑलरेडी सोल्ड आउट, आई बैक्ड दैट हॉर्स टू विन, दैट हॉर्स, तो इनको हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह दिया, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन ऐसी होती है ना कि हमने ये जो 4 वर्ड्स है इनको हमने प्रोनाउन के चैप्टर में भी पढ़ा था क्या? मैंने आपको बताया था कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। जैसे देखो, दिस इज माइन एंड दिस बुक, सॉरी, is mine and this is my book। अब आपने अगर पहला एग्जांपल देखा,
दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर ये जो दिस से वर्ड है, ये बुक इस वर्ड से पहले लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। और बुक इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अगर नाउन से पहले ये चार शब्द आपको दिखते हैं तो वो उस वक्त एडजेक्टिव हो जाएंगे। बट अगर ये चारों वर्ड्स के बाद आपको वर्ब देखने मिलता है तो फिर वो उस वक्त प्रोनाउन होंगे, क्योंकि नाउन से पहले प्रोनाउन तो यूज नहीं होगा भाई, नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज होगा। और प्रोनाउन और वर्ब से पहले आप एडजेक्टिव नहीं लगा सकते हो, समझे मेरी बात को। वर्ब से पहले आप एडजेक्टिव नहीं लगा सकते हो, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ होगा। तो अब ध्यान में रखिएगा कि कहां पर ये एडजेक्टिव होता है और कहां पे ये प्रोनाउन होता है। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं। कौन से वर्ड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में कितने वर्ड्स आते हैं, चार आते हैं, चार। ठीक है, ओके। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। वेट वाइल, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं चार वर्ड्स। चार वर्ड्स कौन से, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। सबका मीनिंग सिंगुलर होगा। इन सबका मीनिंग क्या होता है, ये सिंगुलर होते हैं। ये पॉइंट नंबर 1, ये सिंगुलर होते हैं, ये सिंगुलर एडजेक्टिव्स है। अगर ये नाउन से पहले आ जाते हैं, मतलब इन एडजेक्टिव्स को अगर आप नाउन से पहले लिखो तो इनके साथ जो नाउन और इनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो दोनों भी सिंगुलर यूज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे दिस बुक इज माइन के जगह मैंने अगर लिखा ईच बुक इज माइन, यहां लिख दिया ईच बुक इज माइन, तो बेटा ये बुक के पहले आ गया, ईच का मीनिंग होता है एक, हर एक। तो ईच ये वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव है ये, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझे आप मेरी बात। और यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं। फिर क्या डिफरेंस है दोनों में, तो बेटा वही सेम। अगर नाउन से पहले आपने इन वर्ड्स को लिख दिया तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है, और अगर इनको नाउन से पहले नहीं लिखते हो, जैसे मैंने लिख दिया ईच ऑफ द रूम्स या फिर ईच ऑफ द बुक्स इज माइन, तो मैंने ईच इस वर्ड को ऑफ से पहले लिखा है, यहां पर ये प्रोनाउन बन रहा है। ऐसा होता है कि सेम नाउन एडजेक्टिव भी हो सकता है, सेम नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है। आपको बस पहचानना है वहां पर वो एडजेक्टिव है या वो वहां पर प्रोनाउन है। तो अगर वो नाउन के साथ जुड़ते हैं तो वो 100% एडजेक्टिव है, नाउन के साथ नहीं है तो वो उस वक्त 100% प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब एक एरर की बात करेंगे, एक एरर होता है उसकी बात करेंगे हम लोग। अच्छा, कॉमन एरर का सेगमेंट तो हमें परसों लेना है ना, अभी तो नहीं लेंगे, फिर परसों लेंगे, इसको डिस्कस करेंगे परसों। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ और डिस्कस करूंगी। देखो, अब एक एरर होती है, वो एरर एक एक एरर ले लेते हैं फिर हम सेशन खत्म कर देंगे। एक एरर होती है कि सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ, ये फ्रेजेस होती है, हम लिखते हैं ना काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ मतलब प्रकार बताना, टाइप बताना, काइंड ऑफ मतलब टाइप बताना। तो हम कहते हैं ना कि भाई ये टाइप के, इन इस प्रकार के काम मुझे नहीं पसंद,
इस प्रकार का बिहेवियर मुझे नहीं पसंद है। तो वो जो इस प्रकार हम कहते हैं उसके लिए ना एक बहुत कॉमन स्ट्रक्चर यूज होती है। हम क्या करते हैं ना, हम दीज या दोज, इन शब्दों के साथ हम बहुत सी बार काइंड ऑफ ये वर्ड लिखते हैं, जैसे आई लाइक, आई लाइक दीज काइंड ऑफ वेराइटी। दीज काइंड ऑफ वेराइटीज। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट होता है ग्रामेटिकली रॉन्ग। क्यों? रूल कहता है जब भी किसी सेंटेंस में दीज या दोज आपने यूज किया तो उस सेंटेंस में आप सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ ये फ्रेजेस यूज नहीं कर सकते हो। उसके बजाय आप दिस या दैट का यूज कर सकते हो। मतलब दिस या दैट अगर आपने सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ इन फ्रेजेस के साथ यूज किया तो ये सही हो जाएगा। जैसे आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ एक्ट्स, ये रॉन्ग होता है। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एक्ट, ये सही होता है। आई लाइक दीज काइंड ऑफ वेराइटीज, ये स्टेटमेंट गलत होता है। इसको आप सही कैसे करोगे? सही करोगे आई लाइक दिस काइंड ऑफ वेराइटीज। समझिएगा मेरी बात, क्योंकि काइंड को प्लूरल नहीं कर सकते हो आप। काइंड ऑफ मतलब का प्रकार बताना। अब वो प्रकार प्लूरल भी रहे चाहे तो भी आप उसको काइंड्स नहीं लिख सकते हो, और इसी वजह से आप उसके पहले दीज जो कि प्लूरल है वो नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं इसलिए उनके साथ नहीं लिखना होता है। तो दिस और दैट के साथ आप सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ लिखो। दीज और दोज ऑफ के साथ आप नहीं लिखना है। दीज या दोज के साथ आप काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ इन फ्रेजेस का यूज नहीं करना है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ आप लोगों को, बताइएगा। इजी है ये क्वेश्चंस, ठीक है? हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? आई लाइक दिस काइंड ऑफ वेराइटीज। राइट राइट पल्लवी, राइट। अच्छा अब देखो, अब देखो, आई एंजॉय दिस काइंड ऑफ गेम्स कहना गलत है। आई एंजॉय दिस काइंड ऑफ गेम कहना सही है। आई एंजॉय दीज सॉर्ट्स ऑफ गेम कहना गलत है। आई एंजॉय दिस सॉर्ट्स ऑफ गेम कहना भी गलत है। आप क्यों इसको प्लूरल बना रहे हो? आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ बी होगा, राइट? तो डी आपका गलत जवाब है। गलत क्यों? आपको सॉर्ट्स नहीं करना है, इसीलिए तो हम वहां से हटा रहे हैं ना। इसीलिए तो वहां से हम दीज ये वर्ड हटा रहे हैं ना, सॉर्ट्स नहीं करना है। सॉर्ट्स या काइंड्स ऑफ नहीं होता है, रॉन्ग होता है। अच्छा फिर इसीलिए तो इनके साथ हम दीज और दोज नहीं लगाते हैं, यही तो रीजन है। आप वही गलती कर रहे हो। ओनली बी इज राइट। यस, सिर्फ बी राइट होगा। ये ऐसी एरर्स है जो हमें नहीं समझ आती है अचानक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिया जवाब? ठीक है, क्या आएगा? चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट, दोज सॉर्ट ऑफ रॉन्ग, these kind of wrong, this kind of right, these kinds of wrong. Option number C will be your right answer. ठीक है जी बेटा, ओके, बहुत अच्छे। अब आपको ये तो पता है ना कि ईच एवरी हम हमेशा पॉजिटिव के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है, ओके। चलो चलो, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर बिकॉज कॉमन एरर का पार्ट तो परसों होगा, कॉमन एरर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी अबाउट एडजेक्टिव ये चैप्टर मैंने दे दी। अब कल का सेशन में एडवर्ब होगा, और जो उसके बाद का एक सेशन होगा ना, उस सेशन में मैं कॉमन एरर्स लूंगी। तो कॉमन एरर्स ये बहुत बड़ा चैप्टर होगा हमारा एडवर्ब और एडजेक्टिव का, तो तब हम एडवर्ब से रिलेटेड या एडजेक्टिव से रिलेटेड हर एक एरर को डिस्कस करने वाले, हर एक एरर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टॉप हियर टुडे, लेट्स मीट। आज के सेशन में बस इतना ही, आज का सेशन, हाँ ठीक है, इनफ है आज। कुछ क्वेश्चंस लेने हैं? अच्छा चलो, जो मैंने एग्जांपल लिया उस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। आई ट्रेम्बल्ड व्हेन आई सॉ शार्प लॉन्ग नाइफ इन हिज हैंड। चलो बताओ कहां पर एरर दिखता है आपको? यस, तो ठीक है, देयर इज अ क्वेश्चन। अभी से अचानक से थैंक यू मत बोलो, रुक जाओ थोड़ा, रुको जरा, सबर करो। शुभम यादव तो इतना खुश हो गया ना, जैसे मैंने कहा कि अभी हम सेशन खत्म कर रहे हैं, वाह मजे ही मजे। हम्म, अरे तो अशार्प लॉन्ग नाइफ है तो लिखा ना मैंने, आपको बताना है एरर है या नहीं। अगर एरर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अच्छा 1 2 3 4 ऐसा आएगा ना? ऑप्शन नंबर 2 अलोंग शार्प आएगा क्या? अलोंग शार्प या शार्प लॉन्ग? अलोंग, लॉन्ग इज अ साइज, शार्प इज अ शेप, साइज शेप है ना, शार्प नाइफ। हमने क्या देखा था? साइज शेप ही देखा था ना, तो अलोंग शार्प नाइफ, राइट? नो एरर? क्या बात कर रहे हो? आर यू श्योर नो एरर होगा? साइज शेप होता है ना, राइट, तो फिर आपका लॉन्ग शार्प आएगा, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, ख्याल रखिए आप लोग अपना। एडजेक्टिव ये टॉपिक हमने डिस्कस किया आज, आज के सेशन में हमने एडजेक्टिव डिस्कस किए और टाइप्स डिस्कस किए। एडजेक्टिव के हमें कॉमन एरर्स आज नहीं लेने हैं, हम इसके कॉमन एरर्स लेंगे परसों, परसों नहीं, परसों मतलब ट्यूसडे को लेंगे। अब कल तो छुट्टी है आपके सेशन को, तो आपका टेस्ट है मेरे ख्याल से ना कल, कल आपकी टेस्ट होने वाली है, तो टेस्ट की प्रिपरेशन करिए बहुत ही अच्छे से। कॉमन एरर्स का जो पार्ट है टेस्ट का, वो कॉमन एरर्स आपका बाद में होगा। देखो आपका टेस्ट अभी एडवर्ब तक ही होगा, कॉमन एरर्स तक नहीं होगा, एडवर्ब इस चैप्टर तक ही होगा, क्योंकि हम 1 चैप्टर डिले चल रहे हैं। नहीं, एडवर्ब तक भी नहीं होगा ना, एडजेक्टिव तक होगा। ओके ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, ख्याल रखिए आप सभी लोग अपना, बाय, टेक केयर, बाय।